वेलकम बैक। टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नों को और ऑप्शनों को समझते हुए अपने कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको शुभकामना संदेश भेजे, ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिएगा, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद करने से मना करेंगे या उन्हें परस्पर शुभकामनाएं आदान प्रदान करेंगे। क्या हो सकता है सही आंसर? शिक्षक दिवस है, टीचर से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों को तो हम वापसी शुभकामना तो नहीं दे सकते भी। वो हमें हैप्पी टीचर्स डे बोले और हम उनको बोल दें हाँ बेटा हैप्पी टीचर्स डे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपने को भेजा है तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन है वो करना चाहिए। आगे बढ़े। 27वां प्रश्न, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, छात्रों पर दोषारोपण करें या अन्य विधि से समझाएं या उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल और सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। भी बच्चे को आपकी बात नहीं समझ में आ रही तो आपको क्या करना चाहिए? और समझाएंगे भी, और उदाहरण लेंगे और सरल तरीके से अच्छी शिक्षण विधि से पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि हम हमारे उद्देश्य में कामयाब हो जाएं। तो सटीक आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संप्रेषण है कला, शैक्षिक योग्यता, भाषाई आदान प्रदान, कला और विज्ञान। तो कम्युनिकेशन क्या है? सिर्फ भाषा का आदान प्रदान तो है नहीं, ये विचारों का आदान प्रदान होता है। ये कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, ये कला है, लेकिन कला के साथ साथ विज्ञान भी है। तो सबसे सटीक आंसर क्या हुआ? कला और विज्ञान। आप भी अपने आंसर देते रहें साथ में प्रश्न पढ़कर। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है, उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, खूब पैसे वाला होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? भी एक शिक्षक अपने काम में सफल हो, उसका मूल मंत्र यही है। शिक्षक का काम पढ़ाना है, बच्चे में पर्सनालिटी डेवलप करना है, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो सबसे सटीक आंसर होगा उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी बात को प्रकट करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। आगे बढ़े। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, नियमों का पालन करना, स्वतः ही नियमों का पालन करना या सही ढंग से रहना। सामान्यतः हम अनुशासन को क्या मानते हैं? आप सोचिएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है। सामान्यतः तो हम ये मानते हैं भी नियम रीति रिवाज मानना डिसिप्लिन है। टीचर ने कह दिया चुप रहो तो चुप रहना अनुशासन हो गया फिर। लेकिन यहां दंड वाला नहीं हो सकता, सही ढंग से रहना ठीक है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक क्या सोचते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं इसको? सबसे बढ़िया अनुशासन वो होता है, सबसे बढ़िया मोटिवेशन वो होता है जिसके लिए अंदर से आवाज आए, खुद ही हम उस काम को करने के लिए, उन नियमों को पालने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे सटीक आंसर हुआ इसका स्वतः ही नियमों का पालन करना। ये कहती है मनोविज्ञान भी, सबसे बढ़िया डिसिप्लिन ये है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं टीचर के साथ, नहीं करना चाहिए लेकिन कर लिया, तो इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। दूसरे टीचर की सहायता लेकर अभियान चलाओ, ठोको इनको। अपने स्वयं के चरित्र और ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, घटना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट लाना, उसकी पर्सनालिटी में निखार लाना। दुर्व्यवहार तो कर लिया है लेकिन हम उसे वैसा ही तो नहीं छोड़ सकते। हमारा काम है उन बच्चों को सुधारना और उसे हम अपने स्वयं के करैक्टर से और हमारे ज्ञान कुंड, हमारे पास जो ज्ञान का भंडार है, उन तरीकों के माध्यम से उसके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। तो सटीक आंसर हुआ 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े। प्रश्न है, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करें, समाज सुधार का संकल्प करेंगे, पोस्टर का प्रचार करेंगे, एक यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती अतः बने रहने देंगे। सोचो क्या कर सकते हैं।
पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, एक शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षण कार्य ही नहीं है, भी क्लासरूम में आकर पढ़ाना ही, बल्कि उसके अंदर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, उन कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास है वो शिक्षक को करना चाहिए। वही एक आदर्श शिक्षक होता है। तो क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, बिल्कुल सही। बच्चे, एक टीचर का काम है जन चेतना जागृत करने का प्रयास करें, लोगों को जागरूक करें, उनके नुकसान बताएं भी, सामाजिक बुराइयों से कितना नुकसान उनको होता है, तो वो 100% उन चीज़ों को समझेंगे और धीरे धीरे उन कुरीतियों को छोड़ देंगे। तो सबसे सटीक आंसर नंबर 1 ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावक की इच्छा अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार। भी एक टीचर के पास जाकर पूछना चाहिए या पेरेंट्स के अनुसार चलना चाहिए, कैसे, या भी उस सब्जेक्ट में ज़्यादा जॉब के चांस है वो करना चाहिए। देखिएगा, हमेशा बच्चे को अपने सब्जेक्ट का जो चयन है वो अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही करना चाहिए, तभी वो कामयाब हो पाएगा। चौथा इसका सबसे सटीक आंसर है, विद्यार्थियों को विषय का चयन उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। आप टीचिंग स्किल के अंदर प्रोग्रेस हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य करना चाहिए, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन या शिक्षण कार्य से पलायन। क्या करोगे आप? बिल्कुल सटीक आंसर वो है उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य। हाई क्वालिटी की टीचिंग स्किल का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चों में अच्छा इंप्रूवमेंट हो। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण से उनका विषय ज्ञान बढ़ता है, उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, उनका शिक्षण ढंग सुधरता है, उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण से भी टीचर को ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। देखिए, टीचर बनने से पहले भी ट्रेनिंग होती है, जैसे BSTC हो गया, B.Ed हो गया, और टीचर बनने के बाद भी ट्रेनिंग है जिसको हम कहते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी सर्विस में रहते हुए ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा? वो है उनका शिक्षण ढंग सुधरता है, टीचिंग स्किल में सुधार होता है, इसलिए समय समय पर ट्रेनिंग का कार्य है वो होता रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी पेशे में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है प्रेरणा, निष्कपटता और धैर्यशीलता की, धन, स्तर या शैली की। क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अपने काम में सक्सेस होना चाहता है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, निष्कपटता कोई पाप नहीं हो, धैर्य हो अपने कार्य के प्रति, तो वो ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है, नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है। भी सामाजिक रूप से मैच्योर किसे कहेंगे? जो क्रोधपूर्ण व्यवहार करे? बिल्कुल नहीं। जो संयमपूर्ण व्यवहार करे, संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार करे, या तटस्थ व्यवहार, तटस्थ मतलब न्यूट्रल, कुछ नहीं बोलता, संवेगात्मक रूप से अस्थिर मतलब आपको आपके जो इमोशन है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, प्रकट कर देते हो, जैसे किसी पर नाराजगी, गुस्सा शो कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना, वो अस्थिर व्यवहार आता है। तो अब आप समझ गए होंगे भी सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा है? संयमपूर्ण, मर्यादापूर्ण व्यवहार है वो करना, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्या वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है परमार्थ और मोक्ष की प्राप्ति, व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का साधन, या व्यक्तित्व निर्माण का साधन? शिक्षा की बात आ जाए, चाहे शिक्षण की, क्या उद्देश्य होगा? हमारा उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास, अर्थात व्यक्तित्व निर्माण का साधन है शिक्षा, उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हम बना सकें, यही उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन, समाज में जो कुरीतियां उनका अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? छात्रों से संपर्क करें, सामाजिक सर्वेक्षण करें, अभिभावकों से संपर्क करें, पुस्तक अध्ययन करें। सबसे बढ़िया तरीका कौन हो सकता है? उपयुक्त साधन। बच्चे भी पूरा नहीं बताएंगे, पेरेंट्स भी नहीं बता पाएंगे, पुस्तकों में भी जरूर नहीं सारी जानकारी मिल जाए, तो सबसे बढ़िया आंसर क्या हुआ? सामाजिक सर्वेक्षण। समाज में जाएं और सर्वे करें, पूछे लोगों को, अलग अलग लोगों से पूछोगे तो सर्वे अच्छा होगा और आपको सही जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक सर्वेक्षण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है?
ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविकोपार्जन यानी जीवन यापन के लिए, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना? क्या हो सकता है इसका आंसर? बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है जब आप बच्चे सही आंसर देते हो। आप भी खुश होते हो, मैं भी, दोनों के लिए मोटिवेशन का काम करता है भी हम हमारे उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। तो अध्यापक बनने के पीछे मुख्य मकसद बिल्कुल समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है टीचर बनने में, इसलिए, और समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता, रोज भाग जाता, क्लास नहीं अटेंड करता, तो आप क्या करेंगे? उसे स्कूल से निकाल देंगे, 100 रुपये का दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी करेंगे। आप समझ सकते हो इसका उत्तर क्या हो सकता है? पहला दूसरा तो हो नहीं सकता। बात आती है तीसरे और चौथे पर। कहीं बड़े उत्तर के चक्कर में चौथा मत लगा देना। पिता को बुलाकर सही स्थिति, अरे पिता से पहले तो हमें बच्चे से तो बात करनी चाहिए भी, समस्या क्या है, क्या पता पिता किस तरीके का हो, वो उसकी वहीं परेड करने लग जाए तो और माहौल खराब हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा ऐसे प्रश्न का? भी कारण जानने का ही प्रयास करेंगे भी। सबसे पहले वो सिर्फ पिता को बुलाकर सही स्थिति, ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। कारण जानने का प्रयास करेंगे बच्चे से, वो ज़्यादा उपयुक्त है पहले। अगला प्रश्न है कि छात्रों को पढ़ाए गए महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो यानी कौन सा मूल्यांकन आप करना चाहते हो उनका? भी आपने उनको कोई कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो पढ़ा दिया, फिर आप मौखिक रूप से उनसे प्रश्न पूछ रहे हो, जो कि किस प्रकार का आप मूल्यांकन करना चाहते हो उनको, ये पूछ रहा है प्रश्न। ज्ञान और कौशल का, ज्ञान और अवधारणा का, समझ और ज्ञान का, सामाजिक कौशल और प्रयोग का, किसका हो सकता है? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य दिए हैं ऑप्शनों में, कौन सा ज्यादा सटीक रहेगा? कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं की बिल्कुल सही समझ और ज्ञान भी, उसने कितना अंडरस्टैंड कर लिया है, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका हम उस टाइम मूल्यांकन है वो कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप कक्षा के मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? होशियार और बुद्धिमान को, होशियार व हष्टपुष्ट को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, या सर्वाधिक उदंडी को, सबसे ज्यादा लड़ाकू को, या हेडमास्टर के बेटे को? किसे बनाना चाहेंगे? हम कक्षा में मॉनिटर उस छात्र को बनाएंगे जो इंटेलिजेंट हो, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बच्चों को डील करने में भी, अपनी बात स्पष्ट कहने में भी। तो जो होशियार और बुद्धिमान हो उसे ही हम क्लास का मॉनिटर बनाना चाहेंगे। अगला प्रश्न है कि नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? लीडरशिप का फिर प्रश्न है। मनोविज्ञान, राजनीति, सम्मोहन शक्ति, किसी को सम्मोहित कर लेना, अपने अनुसार चलाना, प्रभावी व्यक्तित्व, तो क्या हो सकता है? देखिए, लीडर की एक क्वालिटी है भी, उसे दूसरों की भावनाओं की समझ होनी चाहिए, और दूसरों की भावनाओं की समझ, दूसरों के व्यवहार की समझ, ये किस में आती है? साइकोलॉजी में आती है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना, कोई कैसे व्यवहार करता है, कैसे कार्य करता है, कैसे बोलता है, चलता है, कैसे, सारी बातें मनोविज्ञान में पढ़ी जाती है। तो एक लीडर के लिए और अच्छी लीडरशिप के लिए उसे मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। नेता भी आपने देखा होगा अक्सर भाषण में वही बात बोलते हैं जो हमारे अंदर चल रही होती है, क्योंकि वो हमारे ही बीच रहते हैं, उन्होंने हमारी साइकोलॉजी को समझ लिया है, हमारी सोच को समझ लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, हमें वो फिर अच्छे लगने लग जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? छात्र को कौन से टीचर अच्छे लगते हैं? शारीरिक सौंदर्य वाले? ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रभावी शिक्षण, मित्रतापूर्ण व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों को तो वही टीचर अच्छे लगेंगे जिनका टीचिंग स्टाइल अच्छा होता है। प्रभावी शिक्षण जिनका अच्छा होगा वही अच्छे लगेंगे बच्चों को। अगला प्रश्न देखिएगा, नेतृत्व केवल वही दे सकता है, लीडर वही बन सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूरता हो? सोचिए क्या हो सकता है। लीडरशिप के भी कई प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, हर टॉपिक से संबंधित 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न आ जाते हैं। तो अच्छे लीडर वही होगा जो स्वयं, जिसके अंदर उच्च आदर्श हो, क्योंकि लीडर अच्छा है, उसके अंदर अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण उसके अंदर हैं, तो लोग उसका अनुसरण करेंगे, उसकी बात भी मानेंगे। यही लीडर के मूल गुण हैं, भी किसी के पीछे चलना और उसकी बात मानना।
तो नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो। अगला प्रश्न देखिए, आपके विद्यालय के अधिसंख्यक शिक्षक आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं, आपको अपने पर अधिक विश्वास नहीं है, आप इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्हें रुखाई से बोल देंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, या उन्हें बता देंगे कि इस काम के लिए योग्य नहीं हो, चुनौती स्वीकार करके उनका सहयोग मांगेंगे, या अपने स्थान पर किसी दूसरे टीचर का नाम सुझा देंगे? सोचो क्या करोगे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये शिक्षक सचिव वाला पंगा क्या होता है। देखिए, स्कूल के अंदर एक कमेटी होती है जो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जिसमें संस्था प्रधान होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है, और एक शिक्षक को सचिव बनाया जाता है जो बैठक आयोजित करता है पेरेंट्स के साथ और उनकी सारी कागज कार्रवाई करता है। अब यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ प्रश्न कह रहा है भी बहुत से टीचर हैं स्कूल के, वो आपको ही सचिव सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं स्कूल का, तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, सोचिएगा, अगर आप को ये लगता है भी मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? आप कैसे उनको जाकर क्लास में कॉन्फिडेंस से पढ़ा पाएंगे, किसी चीज के लिए कह पाएंगे, जब आप खुद अपनी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, डर रहे हो, भाग रहे हो उससे? तो क्या होगा इसका सटीक आंसर? बिल्कुल सही, चुनौती को स्वीकार कर सभी मामलों में सहयोग की कामना करेंगे, स्वीकार करेंगे, ठीक है भाई मैं ये काम करूंगा, लेकिन आप सब मेरे को सहयोग भी इसके अंदर करेंगे। तो सहयोग की भावना भी होनी चाहिए और चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है, भी बच्चे पढ़ाई करने लग जाएं तो उसके लिए आपकी क्या ड्यूटी बनती है? उन्हें पुरस्कृत करें, दंडित करें, प्रशंसा करें, प्रेरित करें। तो उन्हें क्या है, उनके किए हुए काम के लिए हम उन्हें प्रशंसा कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, लेकिन यहाँ छांटे भी ज़्यादा बढ़िया कौन सा हो सकता है? तो आपको पता है बच्चों को क्या चीज़, इनाम पसंद होते हैं, तो उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, वरना तो प्रशंसा भी काम कर जाएगी, लेकिन प्रशंसा बड़ों में काम कर जाएगी, छोटे तो उनको कुछ, वो गांव में जैसे कह देते हैं ना, कुछ चिड़ी मिली नहीं, कुछ पुरस्कार अगर जब तक उनके हाथ नहीं आता ना, कोई प्रमाण पत्र, कोई शील्ड उनके, तब तक उनको मजा नहीं आता। तो इसलिए उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए ताकि वो पढ़ाई से जुड़े रहें। आगे बढ़ें। यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह कहीं प्रश्न ही गलत है, जानकारी प्राप्त करके बताया जाएगा, कक्षा से उत्तर निकलवाने का प्रयास करेंगे, या छात्रों को होमवर्क दे देंगे? सोचो क्या होगा। बात क्या है? बात यह है कि बच्चे ने प्रश्न पूछा टीचर से, टीचर को उस टाइम उसका जवाब नहीं है, तो टीचर को क्या करेंगे? या तो ये कह दे प्रश्न ही गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, कोई बात गलत नहीं होती, क्या होमवर्क दे दो उसको ताकि चुप बैठ जाएगा, ये भी गलत बात है। कक्षा से उत्तर निकलवाने का प्रयास करेंगे, तो भाई वो तो बच्चों की तो समस्या आई है, ठीक है, ये एक अच्छा कोशिश हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ तो एक ही छांटना है। तो सबसे बढ़िया होता है जब टीचर को कोई बात अच्छे से नहीं पता हो, वो बच्चों को स्पष्ट कहे, बेटा अभी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही, या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, कल मैं इसको कन्फर्म करके या कहीं से भी जानकारी प्राप्त करके मैं आपको इसकी सही जानकारी दूंगा। क्योंकि किसी को शिक्षा या उपदेश देने से पहले उसकी पालना खुद को जरूरी है। तो आपको स्पष्टवादी होना चाहिए, ये एक टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। किसी को आधा अधूरा गलत ज्ञान देने से अच्छा है भी उसको मना कर दो भी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है भी हम बच्चे को कहीं से भी पता करके उसकी सही जानकारी दें। तो सबसे बेस्ट आंसर हुआ नंबर 2, जानकारी प्राप्त करके बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी है, छात्रों से विचार विमर्श, प्रधानाध्यापक से नियम पूछें, सभी शिक्षकों से बातचीत, कैंटीन में चाय पीना। तो क्या हो सकता है इसका भी? एक शिक्षक के लिए क्या ज्यादा जरूरी होता है? कैंटीन पे चाय पीना तो 0 नंबर वाला हो गया। छात्रों से विचार विमर्श वो तो होता ही है, प्रधानाध्यापकों से नियम पूछें ये 1 नंबर वाला हो गया। छात्रों से विचार विमर्श और सभी शिक्षकों से बातचीत। एज ए टीचर हम देखें तो उसका काम है बच्चों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, उसके लिए उसे दूसरे साथियों के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। स्कूल एक परिवार होता है, हम सब फैमिली मेंबर होते हैं उस स्कूल के। तो अगर हमारे सबके आपस में अच्छे संबंध होंगे तो हम बच्चों की एक एक कमजोरियों के ऊपर अच्छे से काम है वो कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हुआ? नंबर 3, सभी शिक्षकों से बातचीत करना। तो सहयोगी की नीति है, सहयोग की नीति है, वो शिक्षकों के अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं इनकी व्याख्याओं से आप लाभान्वित हो रहे होंगे, क्योंकि यही प्रश्न या इनसे मिलते जुलते प्रश्न ही आपको आगामी परीक्षा में मिलेंगे।
तो आपके अंदर समझ विकसित हो, प्रश्न का उत्तर देने की कला आपके अंदर आ जाए, ताकि आपके सबसे अच्छे नंबर बने। तो एक शानदार अंक प्राप्ति के लिए इनकी समझ जरूरी है। ये नहीं है अभी खाली प्रश्न पढ़ा और इसका उत्तर रट लिया, ये नहीं, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। प्रश्न को भी समझना है और चारों ऑप्शनों को भी समझना होगा और बेस्ट आंसर की तरफ हमें बढ़ना होगा। सकारात्मक सोच के साथ बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न का जवाब देना है। चलिएगा, कल फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।